हाँ तो बच्चों, जो हमने पिछले लेक्चर पे एंड किया था इस जो अभिग्रहित थी ये वाली, ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल यानी कि दो ट्रायंगल तभी सर्वांगसम हो सकते हैं, कब, यानी कि दो ट्रायंगल तभी सर्वांगसम हो सकते हैं जब उनकी दो साइड बराबर हो और एक एंगल, ठीक है। और एंगल कौन सा, उन साइड के द्वारा बनाया गया एंगल, यानी कि एंगल इसमें वही लेना था। देखो इस पर जो मैं इसको रिपीट करता हूँ, वो जो अभिग्रहित थी वो बोल रही थी कि दो त्रिभुज सर्वसम होते हैं, यानी कि सर्वांगसम होते हैं, यानी कि ये जो चिन्ह होता है इस तरह होते हैं, यानी कि सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसका अंतर्गत एक कोण, अंतर्गत का मतलब होता है यानी कि जो जो भी दो भुजाएं हों उनका बनाया हुआ कोण, अगर ये वाली दो भुजाएं होती तो ये वाला कोण होता, ठीक है। अगर ये और ये वाली भुजा होती तो ये वाला कोण होता, ठीक है। यानी कि उन दो भुजाओं द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि एक भुजा ये है तो एक भुजा ये है, तो अगर ऐसे मिल रही है तो ये वाला एंगल, ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे भुजा थी हमारी कौन सी, ए बी, और एक भुजा थी बी सी, तो इन दोनों भुजाएं जो है वो कौन सा एंगल क्रिएट कर रही हैं, वो कर रही हैं एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो, दिस इज नॉट अ थ्योरम, दिस इज अभिग्रहित, तो इसे बोलते हैं एस ए एस अभिग्रहित, ऐसे एस सर्वांग क्षमता ये प्रूफ करती है, ठीक है। यानी कि अगर दो साइड और एक एंगल बराबर हुआ तो वो जो होता है क्या होता है कि क्या बोलते हैं, वो सर्वांगसम होते हैं। अगर कोई दो मतलब ट्रायंगल है और उनके दो साइड इक्वल हैं और उन साइड के द्वारा बनाया गया एंगल भी दोनों का इक्वल है, तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल के यहाँ की सर्वांगसम हैं, ओके। तो ये एक अभिग्रहित थी, तो कोई बात नहीं, इसको फटाफट नोट क्या करना है, नोट हो गया होगा, ये पिछला ही था, ठीक है। अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं उनको फटाफट पढ़ते हैं और फिर बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। तो देखो एक और जो हमारी थी कौन सी थी थ्योरम थी, इसे मान लो जो एक हो गई हमारी, इसे मान लो वो हो गई नंबर 1 में डाल दिया अवग्रहित को, इसे नंबर 2 में डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहे हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि दो त्रिभुज क्या बोल रहा है, ये सर्वांगसम होते हैं, दो त्रिभुज जो है कि सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोला है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, और समझाऊंगा अभी, उनकी अंतर्गत भुजा, कौन सी भुजा, अंतर्गत भुजा, अंतर्गत का मतलब होता है उनके द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। इसका पूरा मतलब समझाऊंगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केवल इतना बोल रहा है कि अगर दो तुम ट्रायंगल ले रहे हो, एक ट्रायंगल ये है एंड एक और ये ट्रायंगल है, समझना गौर से, इसको मान लेता हूँ मैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और इसे मान लेता हूँ डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, ओके। ये बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो कोण, कोई भी दो कोण, बोलो कौन कौन से ले लूँ, देखो मैं एक कोण मान रहा हूँ ये वाला और एक कोण मान रहा हूँ ये वाला, दो कोण, और जो दूसरा ट्रायंगल है उसके दो कोणों के बराबर हो, ये इसके और ये इसके, यानी कि जो कोण बी है वो अगर बराबर हो कोण ई के, और जो कोण सी है वो बराबर हो किसके, कोण किसके, एफ के। अगर ये दो कोण और उसके दो कोणों के बराबर है और उन दो कोणों के अंतर्गत वाली भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा अगर ये वाली भुजा इस वाली के बराबर हो, तो यानी कि जो है भुजा बी सी इफ इक्वल टू भुजा ई एफ, तो जो ट्रायंगल होते हैं वो ट्रायंगल ए बी सी इज सर्वांगसम टू ट्रायंगल डी ई एफ,
बाय विच ये जो होगा इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ए एस ए सर्वांग समता, सर्वांग समता से। ए का मतलब होता है एंगल, ANGL एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल जो सर्वांग समता होती है उससे ये प्रूफ हो गया। अब पिछला जो था उसमें मैंने बताया था साइड एंगल साइड, उसमें साइड एंगल साइड क्यों था, क्योंकि इसमें भी दो एंगल है, इसमें भी एक भुजा है, और उसमें भी अगर तुम्हें याद हो कि उसमें भी जो दो ट्रायंगल थे ना उसमें भी यानी कि ए, अच्छा उसमें जो था उसमें दो भुजा थे, ठीक है कोई बात नहीं, वो अलग, उसमें मुझे लगा कि थोड़ी मैच कराया तो थोड़ी डिफरेंस उसमें बताऊं, लेकिन उसमें डिफरेंस स्पष्ट है, उस पर दो एंगल एक भुजा है, और उस पर देखो समझना ये होता है कि उस पर एक भुजा ये थी, अगर कहीं पर हम जाएंगे तो पहले आएगी भुजा, फिर उसका कोण, फिर भुजा, ऐसे होता है ना। तो देखो जब ये इसकी भुजा बराबर थी इस भुजा के, और ये वाली भुजा बराबर थी इस वाली भुजा की, और उनके द्वारा बनाया गया कोण इस वाले कोण के बराबर था, तो उसे बोलते थे हम साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तो ठीक है वो हटाओ, मुझे लगा मैच हो रहा है तो मैं कुछ बताने वाला था उसके बारे में। अब ये देखो ये जो है ना एंगल साइड एंगल, ये ऐसा क्यों है, एक एंगल ये इसका इक्वल हुआ उसके, फिर साइड इक्वल हुई, फिर एंगल, हम यहाँ पर कैसे भी लिख दें कि पहले हमने कोण लिखा फिर कोण लिखा फिर साइड लिखी, तो ये AS नहीं होगा, वो ASA ही होगा। हमें फिगर से मतलब है, फिगर देखना होता है इसका डायग्राम, B फिर BC फिर C, एक एंगल फिर एक साइड फिर एक एंगल, ओके बात समझ में आई ना। एंगल तो हो गया एंगल साइड एंगल, और यदि हो देखो एंगल एंगल साइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक एंगल ये है, फिर उसके बाद साइड आएगी ना, एंगल कहाँ से आ जाएगा। तो चलो हटाओ उस बात को, पहले ये समझो, इतनी बात समझ में आई ना। अगर कोई दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, अगर उनके दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, तो वो ASA सर्वांग समता से दोनों सर्वांग सम होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारी थ्योरम जो 6.3 है उसको जो प्रूफ करेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स सर्वांग समता वाले यूज होंगे, इसलिए ये जो दो लेक्चर मैंने लिए ना, पहला और ये वाला, ये उस छोटी सी बात को समझाने के लिए मैंने ये 1-2 घंटे बर्बाद किए, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट करो, नोट तो हो गया होगा, हो गया। अब देखो, और जो एक और थ्योरम है जो तीसरी मान लेते हैं इसे, अगर ये बोला दो त्रिभुज जो हैं क्या है कि सर्वांगसम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, इसने ये बोल दिया। अब कंडीशनें बोलेगा कब होते हैं, यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के, यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो, के दो कोणों के युग्म बराबर हो, दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, और संगत भुजाओं का और जो है कि संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, का एक युग्म बराबर हो, संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, तो इसे पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं AAS सर्वांग समता, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता। और पिछले में हमें लग रहा था कि ये नहीं हो सकती, लेकिन ये होती है, ठीक है, लिख दो कि कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, एक ट्रायंगल मानो ये है, एक ट्रायंगल मानो ये है, ठीक है, तो उसके किसी दो एंगल इक्वल होने चाहिए उसके, इसको इस प्रकार ना मान के मैं इन दोनों जो ट्रायंगलों के जो है ना इनके शीर्ष जोड़ दे रहा हूँ, कुछ इस टाइप से किए दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, इस तरफ से इस तरह से, ठीक है। तो मुझे क्या बोलना है कि देखो मैंने बताया था कि ये कोण इसके कोण के बराबर होता है,
ये जेड तरह बनता है, क्या बनता है, एकांतर कोण। इसे मान लेता हूँ कोण 1, इसे मान लेता हूँ कोण 2, तो यानी कि कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2, कौन सा कोण, एकांतर कोण। पहले बताया है, देखो पहले से बता रखा है, और ये बराबर होता है इसके। और कौन सा इसे मान लेता हूँ मैं 3, इसे मान लेता हूँ कोण 4, तो कोण 3 इक्वल टू कोण 4, ये किससे है, शीर्षाभिमुख से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, इसे बोल सकते हो तुम शीर्षाभिमुख कोण। ओके। और एक भुजा का कोई युग्म मतलब बता जो बराबर हो। तो यदि हमारी भुजा कोई है, मान लो इसको मान लेता हूँ मैं ए ओ सी मान लेता हूँ, ठीक है, तो यदि हमारी ए ओ इक्वल टू यदि हमारी क्या है कि ओ सी ऐसा कुछ है, तो ये त्रिभुज को लिख देते हैं हम ट्रायंगल, जो भी होगा ये वाला ट्रायंगल, इसे मान लेता हूँ बी ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी इज सर्वांगसम टू ट्रायंगल डी मान लेता हूँ, ठीक है, डी ओ सी किससे, ए एस से, जी भी होता है, ठीक है। यदि एस कहते हैं इसे, ये हो गया। और एक होती है ट्रिपल एस, सर्वांग क्षमता। तो तुम केवल इतना याद रखो कि इस तरह होता है, बस सर्वांग क्षमता का मतलब समझो। अब तुम क्लास 7th में ये सब, वो क्लास 9th में ये सब पढ़े होगे। कुछ सर्वांग क्षमताएँ होती हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन होता है, मुझे तो लग रहा है ये इसी में होता है, इसमें दिए तो होता होगा, नहीं होता लगभग, पता नहीं, इसे नोट करो। सर्वांग क्षमता हमें इससे क्या मतलब समझना है बस। अच्छा, एस एस ए नहीं होती शायद ना, साइड एंगल ये वाली नहीं होती, हाँ ए ए एस होती है, लेकिन एस एस ए नहीं हो सकती, ये नहीं होती, क्या होती है, ये नहीं होती है, शायद नहीं, कंफर्म नहीं होती है ये नहीं होती, जबकि ए ए एस होती है ना। हाँ वही तो मुझे पता था कि शायद कोई नहीं होता। ओ हो गया, ये नोट करो इसे फटाफट, हो गया। एक मिनट हो गया। अब देखो, अब एक और जो थ्योरम है, मान लो इसे अभिग्रहित समेत हम थ्योरम नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अभिग्रहित को अगर हम साथ ले लें, और ये यहाँ से निकल रही है, तो ये जो बोल रहा है कि एक ट्रायंगल की तीनों भुजाएं एक अन्य ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के बराबर हों, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो यदि कोई एक ट्रायंगल है, अगर उसकी तीनों भुजाएं अगर किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के बराबर है ना, तो क्या होता है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो वो दोनों त्रिभुज समरूप ना आए, सर्वांगसम होते हैं। अगर और बेहतर इसमें करना चाहते हो तो चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर लेना, 9th का। वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा तब काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन तुम कहीं और से पढ़ लेना, ठीक है, या फिर किसी टीचर वगैरह से पर्सनली कोचिंग लेकर के वो चैप्टर जरूर पढ़ लेना। अगर 9th नहीं पढ़े हो, इसका मतलब ये कि अगर एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है, ये हमारा ABC है
और ये हमारा पी क्यू आर है, ठीक है। अगर 3 ट्रायंगल दी हुई है, अगर हमारी ए बी जो भुजा है वो बराबर है पी क्यू के, और जो बी सी भुजा है अगर वो बराबर है क्यू आर के, और जो ए सी भुजा है अगर वो बराबर है पी आर के, तो क्या होता है कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम होता है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और इसे लिख देते हैं ट्रिपल एस सर्वांग क्षमता से, ठीक है। सर्वांग क्षमता से होता है ये। ट्रिपल एस का मतलब हो गया साइड साइड साइड, यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा भुजा, यानी कि भुजा भुजा भुजा, तो इसे बोलते हैं साइड बाई साइड, ओके। यानी कि साइड 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 सर्वांग क्षमता हो गया, नोट करो। बस इनको तुम जान लो ज़रा सा, इतना ज़्यादा यूज नहीं है उसमें। उस पर एक ट्रायंगल को यूज करना पड़ता है कि ये इसके सर्वांग सम है और उस पर कंडीशन लिख देगा। देखो एक और होती है, इसे बोलते हैं आर एच एस समरूपता। क्या बोलते हैं? आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा, समकोण राइट एंगल कर्ण हाइपोटेनियस भुजा साइड, समकोण कर्ण भुजा समरूपता होती है ये क्या होती है? एक यदि दो समकोण त्रिभुजों में, यदि दो समकोण त्रिभुजों में, यदि दो समकोण त्रिभुजों में, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, एक त्रिभुज का जो कर्ण है, एक त्रिभुज का कर्ण, अगर समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का जो कर्ण है और एक भुजा, और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण, ऐसा ही ना? हाँ, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो, कर्ण और भुजा के बराबर हो, ठीक है, तो उसे बोल देते हैं हम समकोण कर्ण भुजा। देखो एक पहली बात तो ये बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, और एक समकोण त्रिभुज हमारा ये हो गया, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये मान लेता हूँ ए बी सी, ये पी क्यू आर, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है, अगर कोण समकोण है तो कोण सी इक्वल टू होगा कोण आर के, वो जो 90 डिग्री होगा, क्योंकि बोल रहा है समकोण त्रिभुज, तो एक कोण इसके कोण के बराबर होगा। फिर बोल रहा है कर्ण बराबर हो जाए, कर्ण इसका ए बी है, क्या है? कर्ण इज इक्वल टू ए बी, और इसका क्या है? पी क्यू है, तो ए बी हमारा पी क्यू के अगर बराबर है, और ये जो अगर समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो एक कोण 90 अंश का होता है, तो वो तो दोनों का इक्वल ही होगा। और बोलता है कोई एक भुजा, इसको मान ले चाहे इसको मान ले, मैं बी सी मान लेता हूँ, ठीक है, बी सी इक्वल हो हमारा क्यू आर के। तो ऐसे जो अगर ऐसी कंडीशन आए तो लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, किसके? आर एच एस सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से। आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल समकोण हाइपोटेनियस कर्ण, एस फॉर साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा समरूपता से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात एकदम क्लियर आई होगी, आई कि नहीं? इतनी सी बात नहीं समझ में आई? समकोण कर्ण भुजा अगर बोल रहा कि अगर दो ट्रायंगल हैं और दो ही राइट एंगल है, अगर दोनों ट्रायंगल है, अगर दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो जो एक एंगल होगा उनका जो 90 डिग्री का होगा वो तो दोनों में इक्वल होगा ना। और बोल रहा अगर एक जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका, जो ये जो भुजा होती है कर्ण, अगर कर्ण बराबर है और एक और अदर भुजा अगर बराबर है, तो उसे बोलते हैं आर एच एस सर्वांग क्षमता, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। और ये याद रखना कि एस एस ए सर्वांग क्षमता नहीं होती है, कौन सी? लिख लो, एस एस ए, यहाँ पर फटाफट नोट डाल के लिख लो, नोट कर लो ऐसे, ये लिख लो कि एस एस ए सर्वांग क्षमता जो है नहीं होती है। अब ये क्यों नहीं होती है ये मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, केवल इतना समझ लो कि ये नहीं होती, ठीक है। तो जब मैं 9th का पढ़ाऊँगा तब उसमें डीपली बताऊँगा भाई, तब उसमें पूरा बताऊँगा कि आखिर ये क्यों नहीं होती है। इसका इसलिए नहीं होती ये, क्योंकि जब इसका ट्रायंगल बनाते हैं ना, कुछ ऐसा होता है, तो अगर हम दो साइड इक्वल कर देते हैं और एक एंगल भी कोई सा इक्वल कर देते हैं, ठीक है, दो साइड के बाद अगर कोई एक एंगल इक्वल करते हैं तो ये वाला एंगल फ्री हो जाता है। देखो ये एक ट्रायंगल, देखो समझा देता हूँ, ये एक ट्रायंगल है मान लो,
और इसमें एक साइड ये है, एक साइड ये, फिर एक एंगल ये है। साइड अगर ए एस ए होता या फिर एस ए एस होता, साइड के बाद ये वाला एंगल आता तो होता, लेकिन अगर एस एस एक साइड फिर ये वाला एंगल, तो ये साइड हमारी मान लो इक्वल, ये वाली इक्वल है। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरह कर दिया, ये साइड उतनी ही है और ये, तो ये नहीं होता, ये साइड ऊपर निकल जाती है। अगर ये इस साइड की हाइट उतनी ही है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर थी तो ये भी मैंने 5 ही मानी है, और ये 4 सी थी तो ये मैंने 4 मानी है, ये एंगल भी सेम माना है। लेकिन क्या किया मैंने, इस वाले एंगल को बढ़ा दिया, क्योंकि इसकी तो कोई बात नहीं हो रही है, तो इसलिए ये दोनों समरूप नहीं हो, वो दोनों क्या होते हैं कि सर्वांगसम नहीं होते हैं। हालांकि इसका डीपली जो है वर्जन मैं क्लास 9th की जो मैथ पढ़ाऊँगा उस पर दे दूँगा। अरे इतनी सी बात नहीं समझ में आई यार। मान लो ये एक ट्रायंगल है, समझना गौर से, और एक ट्रायंगल ये है, समकोण नहीं है, ऐसा ही है, एक ट्रायंगल ये है। अब इसकी ये साइड और ये साइड और ये एंगल बराबर है, तो मान सकते हो कि दोनों मतलब सर्वांगसम होंगे। और मान लो मैं ऐसा बना दूं कि ये साइड तो है बट मैंने ये एंगल बढ़ा दिया, ये वाला एंगल, तो ये एंगल वो हो गया, और ये वाला एंगल मैंने सेम रख दिया, ये वाला एंगल सेम रख दिया, तो ये कहाँ मैच करेगा उससे, ये इसके इक्वल कहाँ होगा, इसके हर एक पार्ट के इक्वल कहाँ होगा, नहीं होगा ना, इसलिए नहीं होता, ये साइड एक्स्ट्रा निकल जाती है, क्योंकि ये फ्री होता है, दिस इज फ्री फॉल मूविंग। ये ऐसे होता है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, तो उसके कांस्टेंट रहने से इसको क्या फ़र्क पड़ता है, ये अगर फैल गया ऐसे तो ये वाली भुजा लंबी हो जाएगी। मान लो लंबे होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जब लंबाई बराबर है, अगर इसकी लंबाई बराबर है तो जैसे ऊपर जाएगी ना, जैसे मान लो ये यहाँ आ गई, और ये जब बढ़ेगी तो ये इस तरह बन जाएगी ना, तो ये पूरा ट्रायंगल नहीं बन पाता है। अगर इसको गूगल में डालना, लिख देना कि ऐसे एस सर्वांग क्षमता क्यों नहीं होती है, तो वो इसी प्रकार बताएगा तुम्हें। और थोड़ी सा जो उसका देखने का वो होता है ना, 3D में दिखाता है वो, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी आती है, चाहो तो देख लेना, ठीक है। तो हो गया ये। हालांकि तुम इतना याद रखो कि ये नहीं होती, बस बात खत्म हो गया ये, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते। देखो कुछ पॉइंट तुम लिख लो, मोस्ट पॉइंट्स हैं। एक पहला पॉइंट लिखो, यदि एक ट्रायंगल की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। लिखो लिखो, इसको ब्लैक से लिखते हैं, नहीं अच्छा लगेगा, चाहे तो सर ब्लैक से लिखो चाहे ब्लू से लिखो, लिखना तो वही है। देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, यानी कि समद्विबाहु ट्रायंगल ना हो, यदि किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं क्या हो कि असमान हो, समान ना हो, असमान हो, दो भुजाएं क्या हो, असमान हो, तो लंबी भुजा के सामने का, तो लंबी भुजा के सामने का, लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। सम्मुख कोण जो है क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे बताता हूँ, अभी बताता हूँ। Why fear when I am here? देखो, अगर कोई ट्रायंगल है, असमान ट्रायंगल है, इस तरह का है, ठीक है, उसकी दो साइड इक्वल नहीं है, कहाँ इक्वल है, हर एक साइड अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट साइज की है, ऐसा है ना। अब देखो, ऐसा है। अब देखो दो भुजाएं उसकी असमान है, ये इसके इक्वल नहीं है और ये इसके इक्वल नहीं, असमान ही है, ठीक है। तो लंबी भुजा, देखो जो ये लंबी भुजा होगी, मेरे ख्याल से अगर देखें तो इस तरह से मान लेता हूँ मैं, है ना, नहीं अच्छा दिखना चाहिए, ये सही है, अच्छा अब सही है, ये सही है। तो जो इसकी ये भुजा इसकी बराबर नहीं, यानी कि दो असमान भुजाएं हो गई, ठीक है। फिर बोल रहा है लंबी भुजा,
लंबी भुजा मान लेते हैं हम, इसकी ए बी है, ठीक है। और ए बी की जो सामने कोण वो है 90 डिग्री, सबसे बड़ा। क्या ये 90 है? इसको और इसको अगर जोड़ दें तब 90 होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है तीनों कोणों का योग। तो अगर इसको और इसको ऐड करें तब कहीं उसके बराबर होगा। तो वो यही कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो भुजाएं समान नहीं हैं, इनकी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, तो जो बड़ी भुजा होगी उसके जो सामने का, यानी कि जो सामने का उसके एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होता है। बस सिंपल सी बात है, होता ही है। अब दूसरा देखो, किसी ट्रायंगल में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। इसी का उल्टा लिखो, किसी त्रिभुज में, इसी का उल्टा है, त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा जो है सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर जैसे सम्मुख सबसे बड़ा कोण इसका ये डिग्री है 90 वाला, और इसकी जो सम्मुख भुजा ये ए बी है, तो ये सबसे बड़ी होती तो होती है। बस यही, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स का डायग्राम एक ही है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। फिर दूसरा उसी का उल्टा बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो बिल्कुल होगी, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन वो पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ये बहुत काम आने वाले पॉइंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये तो मैं बता चुका हूँ कि अगर ट्रायंगल बनाना है तुम्हें, याद करो एक लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 ही है शायद इसका। लेक्चर नंबर 1 को देखो, मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का, लिख लो। उसमें मैंने लकड़ी लेकर के समझाया था कि ये इसके बराबर है, बड़ी होनी चाहिए तब ट्रायंगल बनता है बेटा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या है कि बड़ा होता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 1। इफ़ यू सी द लेक्चर नंबर 1 देन यू कैन क्लियर योर डाउट। ओके, एक ट्रायंगल, एक साइड ये है, देखो एक भुजा ये है हमारी और एक भुजा ये है। अगर कोई ट्रायंगल है तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम इनको दोनों को जोड़ लेना, इनकी लंबाई माप लेना, इससे बड़ी निकलेगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक समबाहु ट्रायंगल की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हो गया। एक लास्ट पॉइंट, एकदम सब बेसिक सा पॉइंट, लास्ट एकदम, इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म। देखो ये जो है 4th है, या 4th एंड 5 दोनों इसी में समाएंगे। एक पहले तुम समद्विबाहु त्रिभुज ले लो, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ए बी सी, इसे लिख लो तुम समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ये बोल रहा है कि अगर देखो ये दिया है ए बी इक्वल टू इसमें ए सी के है, तो जो पॉइंट नंबर 4 है वो बोल रहा है कि किसी समद्विबाहु ट्रायंगल की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये भुजा ए बी बराबर है ए सी के, तो ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है ए बी के सामने का एंगल सी, ए सी के सामने का एंगल बी, ये इसके बराबर होगा। ये बोल रहा है केवल, कहो तो लिख दो, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने यानी कि सम्मुख, सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बस ये समझ लो कि जो ट्रायंगल है यानी कि जो समद्विबाहु ट्रायंगल है उसकी जो सम्मुख, जो बराबर भुजाएं हैं उनके जो सम्मुख कोण, ए बी का सम्मुख कोण क्या होता है सी, बी सी का सम्मुख कोण ए सी का सम्मुख कोण बी। तो यानी कि इसकी ये ही दो भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी के सामने कोण सी बराबर होगा
AC के सामने कोण B के। और जो 5 वो बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या मतलब? देखो, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं यानी कि सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, किसी ट्रायंगल के या फिर किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। अब ये कोण इसके बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी? AB। और इसकी सम्मुख भुजा होगी AC, तो AB बराबर AC। तो 4 and 5 पॉइंट इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के उल्टे हैं। ये बोल रहा है कि अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने कोण बराबर होते हैं। ये बोल रहा है अगर सामने कोण बराबर है तो उनके सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, तो बच्चों ये जो हमारा ये था ना, जो बेसिक जानकारी तुम्हें देनी थी सर्वांग समता के बारे में, तो हमने 2 लेक्चर बना दिए हैं, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो इन दोनों को आप देखें। और जो तुम्हारा, अगर ये उनके लिए है जिन्होंने क्लास 9th पे सर्वांग समता नहीं पढ़ी है। अगर तुम लोगों ने सर्वांग समता पढ़ी है तो तुम वीडियो नंबर 5 और 6 स्किप कर सकते हो। ठीक है, सीधे 7 पे आ सकते हो। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे और स्टार्ट करेंगे अपने थ्योरम 6.3। 4, 5, 3 उसमें है। इसके बाद फिर अपने एक्सरसाइज 6.3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों फिर अपने अगले लेक्चर पे। ओके।